8. आई थिंक हर्ष हम लोग जो है एक मल्टी कल्चरल वर्ल्ड के दौर पे जी रहे हैं जिसमें कहते ना कि एक अलग अलग कंट्रीज के एक दूसरे के ऊपर इन्फ्लुएंस है। बिल्कुल। और मुझे लगता है कि करंट सिनेरियो में, कंटेम्प्रेरी सिनेरियो में जो इम्पैक्ट के पॉप या कोरियन ड्रामास का शायद हमारे कल्चर के ऊपर है और किसी का सिग्निफिकेंटली है नहीं ना, बहुत ज्यादा है इनफैक्ट। बहुत ज्यादा इम्पैक्ट है। मैंने हालांकि पर्सनली मैंने बहुत लिमिटेड कोरियन ड्रामास देखे हैं, देखा भी तो वो वाला देखा है जो स्क्विड गेम्स करके जो एक है। सो मेरा एक्सपोजर टुवर्ड्स कोरियन ड्रामा या कोरियन एनिमे या कोरियन पॉप इतना है नहीं। बट जब मैंने इसके ऊपर रिसर्च करना शुरू किया कि मैंने कहा चलो समझे वहाँ का पैरानॉर्मल सीन क्या है जी, तो अगेन जैसे मैं आपको पहले बोला था ना कि जो एक जैसे हमारे कल्चर में एक चीज मैंने नोटिस करी हर्ष, ये है ना एक रिपीटेड सॉर्ट ऑफ पैटर्न है कि जितने भी ईस्टर्न कल्चर्स हैं जो मतलब इंडिया से इस तरफ के हैं, चाहे चाइना हो, चाहे जापान हो, चाहे इंडिया हो, भारत हो, तो हमारे यहाँ के जो कल्चर्स है ना इसमें कंटिन्यूटी है, इसमें पैरानॉर्मल और मिथिकल चीजें अक्सर मिल जाती हैं। बिल्कुल बनी सी बात है। चाइनीज माइथोलॉजी तो मतलब बहुत खतरनाक है, बहुत ज्यादा उनके क्रीचर्स भी बहुत खतरनाक हैं। वहीं तो और मतलब वहाँ पे भी माइथोलॉजी का इम्पैक्ट बहुत ज्यादा है। वहाँ पे भी देवी देवताओं का पैंथियन ऑफ गॉड्स वाला कल्चर है जो आमतौर पे वेस्ट में, क्योंकि अब्राह्मणिक कल्चर्स अब कम्प्लीटली इसमें ट्रांसफर हो चुके तो उतना नहीं है। तो ये मैंने रियलाइज किया कि इस तरीके का इम्पैक्ट वहाँ के रूरल फोकलोर्स में भी बहुत ज्यादा है। जी, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको वहाँ के एक एंटिटी के बारे में बताना चाहूंगा। कोरिया में एक एंटिटी होती है जिसको वो लोग गुमिहो बोलते हैं। ओके। तो गुमिहो में खास बात क्या है कि गुमिहो बेसिकली एक लोमड़ी है। वो एक फॉक्स है जिसकी 9 पूंछें हैं, लाइक 9 टेल्स ऑफ अ फॉक्स है। लोग वहाँ के लोग मानते हैं कि एक लोमड़ी की 9 लाइव्स होती हैं। ओके, 9 जिंदगी होती है। 9 जिंदगी होती है। तो गुमही जो है वो 9 बार जी सकती है और गुमही बेसिकली एक शेप शिफ्टर है। तो ये लोमड़ी अक्सर जो है एक लड़की का रूप धारण करती है, जैसे इच्छाधारी नागिन वाला जो कॉन्सेप्ट है जी, थोड़ा बहुत मुझे लगता है कुछ वैसा वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी है। वो एक इच्छाधारी लड़की का एक वो शेप लेती है, एक लड़की का शेप लेती है और ये करने में उसकी एक पूंछ चली जाती है। तो पॉइंट इज कि वो 9 बार जो है अलग अलग शेप रूप ले सकती है और उन 9 बार में वो क्या करती है कि एक खूबसूरत लड़की बन करके वो एक आदमी को सेड्यूस करती है और सेड्यूस करने के बाद वो उसका लिवर या उसका हार्ट खाती है। ओके। और ऐसा करने से उसकी उम्मीद होती है कि वो कंप्लीटली एक ह्यूमन में ट्रांसफॉर्म हो जाएगी। बट शायद ऐसा हो नहीं पाता तो उसको 9 चांसेस मिलते हैं ये करने के। ओके। तो बेसिकली ये एक और वो कभी हो नहीं पाती है। वो खाती है इस इंटेंशन से, कभी होगी लेकिन कभी हो नहीं पाती है। लेकिन वो इसको जारी रखती है। उसके दिमाग में ये चीज सेट है कि मेरे को मतलब जो है कि इंसान में तब्दील होना है और ये करते रहना है। मतलब एक स्पिरिट एक इंसान में बदलना चाह रही है एक तरीके से। अगर देखा अपना योनि परिवर्तन, मतलब जब ये बात चली थी तो मुझे अपना बुराड़ी वाला केस याद आया और जो हम लोगों ने जो एंड में आपने कंक्लूजन दिया था कि शायद जो स्पिरिट थी वहां पे वो अपना योनि परिवर्तन के बारे में कुछ परिवर्तन सोच। लेकिन यहाँ तो डिक्रीज हो रहा है चीजें। मतलब यहाँ तुम ऑलरेडी एक एंटिटी हो जो आप बता रहे हो और ह्यूमन बनना और आप ह्यूमन बनना चाह रहे हो। मतलब अपने यहाँ पर तो ह्यूमन से ऊपर एंटिटीज को लेने वाला फॉर्म है। जैसे मैंने आपको मोहिनी विद्या में बताया था कि एक डायन थी बहुत पहले, तो वो अपने ही बच्चे को मतलब क्या काम करती है, किसी मेल को सेड्यूस करती है और उसके बाद उससे जो बच्चा होता है उसको लेकर कहीं जंगल में जाके मार डालती है ताकि उसे षटकर्म पूरे मिल जाए और वो एक तरीके से अपनी योनि परिवर्तन कर ले, वो जिंदा भी रहे, वो यक्षिणी भी बन जाए और वो कुछ भी कर ले एक तरीके से। तो ये शायद वही कॉन्सेप्ट तो नहीं है, लेकिन बस ये है कि अपने यहाँ ह्यूमंस को बहुत ज्यादा वैसा करा जाता है कि अरे ह्यूमन लाइफ बड़ी डाउन होती है, बहुत घिरी हुई होती है और जो आगे की चीजें होती है प्रेत भूत पिशाच यक्ष ये बड़े एकदम खतरनाक होते हैं। तो हमारे यहाँ बेसिकली कोई भी प्रेत पिशाच इंसान नहीं बनना चाहता, वो कुछ और ही बनना चाहता है। आज तक तो कभी नहीं सुना कि प्रेत वापस से इंसान बनना चाह रहा। वो पोजीशन वाला वो एक सीन अलग है, लेकिन ऑब्वियस है ह्यूमन के पास उतनी पावर नहीं होती जितनी उन लोगों के पास होती है। अब इस एंटिटी के पीछे क्या रीजन है कि ये ह्यूमन बनना चाहती है, उसके पीछे लॉजिक क्या है? कभी कभी आत्माओं की बहुत कठोर इच्छा हो जाती है परमानेंट साथ रहने की। ये होता है, मतलब वो खुद को इंसान समझने लगती हैं, वो होती नहीं है इंसान, वो खुद को समझने लगती हैं। अटैचमेंट्स वाला एक एपिसोड अगर आपको याद हो राहुल, जिसमें हम लोगों ने एक माँ की स्टोरी करी थी जिसमें उसको एक बच्ची मिल जाती है ना, और वो उसकी बच्ची होती है, कहीं ना कहीं उसके साथ रहने लगती है। तो कभी कभी जो आत्माएं होती हैं वो खुद को इंसान समझने लगती हैं बहुत गंदे तरीके से। वो बन नहीं सकती कभी, ये तो खैर रिवर्स प्रोसेस है। मतलब आप 1 से 2 पे जा सकते हो, 2 पे 1 पे नहीं आ सकते हो ना, वो पॉसिबल ही नहीं है।
कहीं से भी नहीं पॉसिबल। मे बी एग्जैक्टली, तो लाइक सेम लॉजिक मुझे भी लग रहा था, बट आई थिंक इस केस में शायद थोड़ा डिफरेंट है। ये एक ऐसी एंटिटी है जो समहाउ इंसान वापस बनना चाहती है फॉर व्हाट्स रीजन, ऊपर से 9 जिंदगी होने के बावजूद भी, ऊपर से 9 जिंदगियां होने के बावजूद भी आई थिंक सो शायद उसको इस बात का एहसास नहीं है कि उसको उसके पास 9 जिंदगियां हैं, 9 ऑप्शंस हैं। हाँ, तो ये probably पॉसिबल भी हो एक- सकता है। अच्छा, अपने यहाँ पे जो डायन होती है ना राहुल, वो भी ऐसा काम करती है, पर उनके पास पूंछ नहीं होती है बेसिकली। आपने सुना Okay. होगा चोटी में, डायन की चोटी में उनकी ताकत होती है, ये बहुत कुछ ऐसा करके। तो ट्रैक है। ये एक बेसिकली एक किस्म की डायन होती है जिनकी चोटी में ऐसा होता है। तो वो जितने चोटी में जितने नॉट बांधती है ना, चोटी में ताकत नहीं होती है, वो जितने नॉट बांधती हैं उतनी उनके पास जिंदगी होती है, ऐसा कहते हैं। जिंदगियां होती हैं उतनी जिंदगी होती है उनके पास, ऐसा करके। मतलब वो उतनी बार मौत के वापस आ को सकती मर के हैं। नहीं मरेंगी नहीं, मर गई तो मर गई, मर गई तो चुड़ैल बन जाएंगी। मतलब Okay. मरने से पहले पहले बच जाएंगी, ऐसा करके एकदम। मतलब Right. मौत के एकदम कगार पे आके रुक गई और फिर वापस आ जाएंगी वहां से, टक से छू करके वापस आ जाएंगे वो। कुछ वैसा ही। और उसके बाद फिर मतलब उनकी वो अपनी चोटी की एक नॉट खोल देती हैं, और फिर ऐसा कहते हैं जब वो पूरी चोटी की नॉट खोल देंगी तो वो चुड़ैल बन जाएंगी एक तरीके से, एक जिंदा चुड़ैल जो जिंदा भी है, मरी नहीं है। तो शायद, लेकिन अगेन इसमें कॉन्सेप्ट वही है, ह्यूमन से एक एंटिटी हाँ, बनने का कुल मिला के फॉर्मेट। एक योनि परिवर्तन वाला जो कॉन्सेप्ट है, तो जी। थोड़ा बहुत कुछ वैसा ही है। लेकिन मैं जैसा आपको बोल रहा था ना कि बहुत हैवी वहाँ की माइथोलॉजी का मुझे लगता है कि इम्पैक्ट है उनके लोकल फोकलोर्स के ऊपर भी। आई थिंक शायद यही रीजन है कि कि अगर आप इन सब कल्चर्स को देखोगे, चाहे वो कोरिया को चाहे जापान को, जी, वहाँ पे एनिमे का कल्चर बहुत ज्यादा है। बहुत लोग आज भी देखते हैं, इंडिया में भी है। मैं वही कह रहा हूँ कि इंडिया में भी वहां पे भी है। और नॉट जस्ट दैट कि जो इस तरीके के मिथिकल कहानियां होती हैं, लार्जर देन लाइफ। बाहुबली आपको पता हो कि जापान में बहुत बड़ी हिट थी। बाहुबली हाँ, के ये पीछे मैंने सुना लोग था, जी। पागल हो गए थे, इस लेवल तक की फिल्म थी। तो Okay. वहां पे इस तरीके की जो पैरानॉर्मल मिथिकल एपिक टाइप की जो चीजें होती एपिक टाइप की जो चीजें होती ना, फैंटेसी एपिक, ये बहुत ज्यादा चलता है जापान में, कोरिया में। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है ना कि इसका बहुत बड़ा रीजन है। रीजन कुछ ऐसा है कि कोरिया का, जापान का अपना खुद का कल्चर था जो शायद हमारे कल्चर से काफी कुछ सेम था। काफी कुछ सेम है, बिल्कुल। जापान में अगर आप जाएंगे तो वहां पे भी उनकी एक सरस्वती माँ जैसी उनकी भी एक देवी है, जो गॉडेस हैं। और भी अलग अलग देवी देवता, गणेश, आपको नहीं पता हो तो जापान में भी उनका एक अलग वर्जन है गणेश जी का। बिल्कुल बिल्कुल। तो लेकिन हुआ ये कि वर्ल्ड वॉर 2 के बाद अमेरिका का आधिपत्य हो गया जापान में एक तरीके से, और अमेरिकन इन्फ्लुएंस हद से ज्यादा बढ़ गया जापान में। एंड द सेम थिंग हैपेंड इन कोरिया। वहां पे वर्ल्ड वॉर 2 के बाद एक कोल्ड वॉर शुरू हो गई। तो जो नॉर्थ कोरिया था उसपे रशियन कम्युनिज्म वालों का इम्पैक्ट था, जो साउथ कोरिया था वो उसमें यूएस का सपोर्ट था। तो यूएस का बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस हो गया यहाँ पे। मैं आपको रिसेंटली बताऊं कि मेरा एक दोस्त है, उसकी वाइफ कोरियन है, उसने एक कोरियन लड़की से शादी करी है। मैं उससे बात कर रहा था तो मुझे पता लगा ना कि कोरिया में लोग अब ट्रेडिशनल शादियां भी नहीं करते जी। वो उनकी शादियां वैसी होती है जैसे हम लोग शायद हॉलीवुड की फिल्मों में देखते हैं, अमेरिका वाली, कि मतलब गए और चर्च में एक आध बार हुआ, खत्म हो गया जी। और उनकी लोकल शादी में बहुत रेयर कोई अगर जमीन जुड़ा हो तो वो जाके अपने गांव में जाके करता है। तो वहां पे भी कल्चरल फाइट बहुत ज्यादा है। ओके। तो शायद एक रीजन है कि कि वहां पे इस तरीके की जो मिथिकल एलिमेंट्स हैं वो बहुत ज्यादा हैं। अभी फॉर एग्जांपल एक और एंटिटी है कोरिया में जिसको जोसंग साजा बोलते हैं। ओके। अब जोसंग साजा फनीली इनफ ये वहां के बहुत सारे एनिमेज में भी आ चुका है। ये बेसिकली क्या है, जैसे हम लोगों के यहाँ यमदूतों का कॉन्सेप्ट होता है ना, ओके। ये कॉन्सेप्ट कोरिया में उसको जोसंग साजा बोलते हैं। वो एक ऐसा एंटिटी कह लो, चाहे उसको फिगर बोल दो, वैसा होता है जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग, बहुत स्टर्न होता है। ओके। वो काले कपड़ों में रहता है, हमेशा सीरियस जोन में रहता है। वो आपकी आत्मा को आपके मरने के बाद एस्कॉर्ट करता है। अच्छा। लेकिन हमारे यहाँ उसको जैसे एक यमदूत, मतलब एक यमराज का गण एक तरीके का माना गया है जी। वहां पे वैसा कॉन्सेप्ट नहीं है। वहां पे वो एक इंडिपेंडेंट एक तरीके के गॉड्स हैं जो कि विचरण करते हैं, और उनका जब मन करता है तो जब उनको लगता है कि आपका टाइम अब हो गया है तो आपको उठा के ले जाते हैं। और बड़ी बात क्या है कि वहां पे ये जो एंटिटीज होती है बड़ी न्यूट्रल एंटिटीज होती हैं। मतलब इनको आप पूजा पाठ वगैरह कुछ भी कर लो तो ये लाइक आपकी बातों में जल्दी आएंगे नहीं। इनका अगर होगा, आपको उठाने का सीन होगा तो आपको उठा के ले भी जाएंगे। तो इनका एक अलग किस्म का खौफ है वहां पे कोरियन कल्चर में। मतलब जिस तरह से मुझे ऐसा लग रहा है, जिस तरह से आप बता रहे हैं ना, तो ना ये भगवान की श्रेणी में आ रहे हैं, ना ही ये मतलब किसी घोष की श्रेणी में आ रहे हैं। तो Exactly. मुझे ऐसा लगता है कि जब मैंने गेट कीपर्स ऑफ डायमेंशंस की बात करी थी, ये काफी हद तक उससे सिमिलर है।
क्योंकि जो बदरात होता है, जो ये सब जो एंटिटी होती है, ये सब जी। ना भगवान में आती है ना ही शैतान में आती है। ये एक तरीके की Possibly. रक्षक है बेसिकली, और वो कुछ तो ऐसा कर रही है जो तुमको शायद किसी और डायमेंशन में इंटरवीन करने से रोक रही हैं एक तरीके से। तो मुझे ऐसा लगता है possibly. कि ये कहीं ना कहीं वो कल्चर में जितनी भी चीजें आप बता रहे हो वो हमारे यहाँ के डायमेंशंस, गेट कीपर ऑफ डायमेंशन से जुड़ी हुई हैं बहुत हद तक। पॉसिबली, शायद ये भी एक एंगल हो सकता है। एंड अगेन सोशल जो कल्चर्स होते हैं वो कितना इम्पैक्ट करते हैं फोकलोर्स को। जी। इसका एक एग्जांपल और है कोरियन फोकलोर के कैरेक्टरों में। कोरिया में क्या है ना अर्श की एक जमाने में औरतों को और इनफैक्ट मर्दों दोनों को बचपन से ही सिखाया जाता था कि शादी करना कितना जरूरी है। Okay. मतलब अगर, और खासतौर पे लड़कियों के लिए, कि अगर आप बिना शादी करे अगर आप मर गए तो आपकी लाइफ पर्पसलेस है। अच्छा। मतलब शादी जीवन का, तुम्हारे जीवन का मेन गोल शादी है, आधार और है बच्चे पैदा basically। करना है। तो इतना ज्यादा वो था शादी के ऊपर एक इम्पैक्ट। तो इस करके कोरियन कल्चर में जब भी कोई वर्जिन लड़की है, जो लड़का मर जाता है, तो उसको हद से ज्यादा अपशगुन माना जाता है। और कहते हैं, उन लोगों का स्ट्रॉन्ग मानना ये है कि वो मरने के बाद एक एंटिटी में तब्दील हो जाते हैं जिसको मोंगडाल गुसन बोलते हैं। मोंगडल गुसन। अच्छा, मोंगडल गुसन। मोंगडल गुसन बोलते हैं। और ये बेसिकली एक वर्जिन एंटिटी होती है जो कि दूसरी वर्जिन लड़कियों या लड़कों के ऊपर जो है वो अटैक करती हैं और उनको रात में उनके साथ नींद में सेक्स करना, जो इस किस्म की चीजें हैं जो अक्सर हम लोग भी शायद हम लोगों में बहुत है ये सब चीजें। जिन्नात बेसिकली जो करते हैं, जो जिन्नात बेसिकली करते हैं कि रात में नींद वगैरह में ड्रीम्स में सेक्स वगैरह करना, तो ये सब करती हैं। तो इस करके वहां पे एक बड़ा अजीब सा कल्चर है कि जब भी कोई वर्जिन लड़की की डेथ होती है तो वो उसकी डेड बॉडी के साथ एक गुड़िया को साथ में उसके दफनाते हैं, जिस गुड़िया का जो मेल जेनिटिलिया होता है, उसका जो प्राइवेट पार्ट होता है वो ज्यादा एक्सटेंसिवली बड़ा होता है, ताकि उसको एम्फेसाइज करने के लिए। और उसके साथ फिर उसको दफनाया जाता है, और ताबूत को भी उल्टा दफनाते हैं ताकि वो उसमें से निकले ना। और ताबूत को उल्टा दफनाने के बाद वो ताबूत के आसपास कांटे वांटे घेर देते हैं ताकि वो वहां से निकले ना। और फिर जो है दफनाया जाता है ताकि उसको जो है ना एक मर्द का एहसास, या अगर कोई लड़का है तो उसको लड़की का एहसास रहे मरने के बाद, कोई है मेरे ऊपर या कोई है मेरे साथ, मैं अकेले नहीं हूँ। इस चीज को लेके ना मतलब उसको कुछ हद तक का शांति मिल पाए, ये बेसिकली लॉजिक है। तो आई मीन अगेन ये एक जो कल्चर का एक जो पार्ट रहता है ना कि अगर आप वर्जिन मर गए, आई थिंक सेम चीज शायद हमारे कल्चर में भी होती है कि जब कोई लड़का हो या लड़की कुंवारे मरते हैं तो पहली बात उन्हें शायद जलाया नहीं जाता, उन्हें दफनाया जाता मतलब है। दो चीजें होती है यहाँ पर कि जब कोई कुंवारा मरता है तो उसको सबके साथ नहीं जलाया जाता है पर सबके साथ नहीं, उसके लिए घाट एक अलग होता है, उसको कुंवारा घाट बोलते हैं। सुना था उसकी दफनाया जाता है। नहीं, वो छोटे बच्चों की बात हो रही थी, उनको दफनाया जाता है। लेकिन जब ऐसा होता है तो आप अगर दिल्ली आए तो आपने देखा भी है कि एक कुंवारा घाट है पीछे, वहां पर केवल यमुना नदी के किनारे, वहां पर केवल कुंवारे लोगों को जलाया जाता है। राइट। क्योंकि ऐसा कहते हैं कि जो कुंवारे लोग होते हैं ना बेसिकली, जिनकी शादी नहीं हुई होती है या एक संस्कार रह गया होता है शादी वाला, तो उनके ना बहुत सारी इच्छाएं होती हैं। वो फिजिकल भी है, वो मेंटल भी है, कई सारी इच्छाएं होती हैं। आई थिंक सेम लॉजिक शायद कोरियन का भी है, कोरियन तो मतलब कई सारी इच्छाएं अधूरी रह जाती हैं। तो उनका ऐसा कहते हैं राहुल कि 99% ये चांसेस होता है कि वो अब आत्मा बनकर या फिर वो किसी भूत या प्रेत बनकर लौटे। ये 100% होता है। एक और चीज, जब अंतिम संस्कार होता है ना उनका यहाँ पर, हम लोगों के यहाँ पे, तो आम आदमियों से बिल्कुल अलग होता है राहुल। आपको ये पता है? आपने ये भी देखा होगा कि जो विवाहित औरतें होती हैं, यदि उनका पति मर जाए या औरत मर जाए तो पति किस तरह से मतलब भेजा जाता है इस तरीके से। तो इसी तरीके से जब कोई बच्चा मर जाता है या फिर जब कोई ऐसा कुंवारा लड़का मर जाता है ना, तो उसके लिए भी प्रथाएं अलग अलग हैं अंतिम संस्कार की। यदि आपने उस प्रथा से उसका अंतिम संस्कार नहीं किया तो ऐसा कहते हैं कि वो फिर से वापस लौटेगा। मतलब मैं एक केस ऐसा जानता था राहुल, जहां पर एक कुंवारा इंसान मरा, मतलब 24-25 साल का जवान बेटा होगा एक माँ का, वो मरा, और उन्हीं के घर में मतलब एक और बहू थी उनकी, उस माँ की एक और बहू थी, बेटा, 2 बेटे थे, एक बेटा मर गया, एक बेटा जिंदा था। तो उससे जो बहू है वो जब प्रेग्नेंट हुई तो ऐसा कहते हैं कि उसको ऐसा लगने लगा कि जो मर गया है आदमी, जो मर गया है उस माँ का बेटा, वो उसके पेट में, उस औरत के पेट में।
बार बार उसको ऐसा लगने लगा कि इसका नाम वही रखो, ऐसे ही उसका नाम रखो। और उसके Okay. ये समझ लो कि जो दोनों भाई थे उसमें से एक भाई जो मर गया था, उसके मरे हुए करीब 6 साल हो गए होंगे। 6 साल के बाद दूसरे भाई की जब शादी हुई, उसकी बीवी के बच्चा हो रहा था, तो उसको बीवी को बार बार लग रहा था कि उसका भाई बार बार उसके साथ आके सेक्स कर रहा है। उसके भाई आ रहा है, उसका भाई कह रहा है कि तुम मेरे साथ रहो, इसके साथ मत रहो। तो ये बहुत Okay. होता है अगर अंतिम संस्कार सही तरीके से ना हो, वो भी कुंवारे लोगों का। तो शायद वहां पर जिस तरह से प्रथाएं हैं कि वो कुछ और किसी मेल के उसको रखा जाता है, गुड़िया को रखा जाता है, डॉल को रखा जाता है, समथिंग लाइक दैट, तो शायद इस वजह से हो रहा हो ताकि उधर से कुछ निकले ना या फिर कोई आए ना बाहर। ये पॉसिबल हो I सकता mean, है। हाँ एग्जैक्टली, ताकि वो लाइक बाकियों को घोषणा करे। आई थिंक अर्श ये हम लोगों ने एक फिल्म देखी थी मुंजिया, तो उसमें भी जी। अब मुझे आई थिंक आई एम नॉट वेरी श्योर कि क्या कॉन्सेप्ट एग्जैक्टली सेम है कि वहां पे एक बच्चे की डेथ को एक ऐसा बच्चा जिसका बरपन ना हुआ हो, मतलब जनेऊ यज्ञोपवीत संस्कार जिसका ना संस्कार ना हुआ, हुआ, हाँ। उससे पहले किसी बच्चे की डेथ हो जाए तो फिर वो मुंजिया में तब्दील होता है, जी। मुंजा में तब्दील होता है। तो क्या ये भी एक तरीके का इंडियन वर्जन ऑफ वर्जिन एंटिटी है? हाँ, अगर कह देखा जाए सकते हो, तो क्योंकि वो एंटिटीज बहुत खतरनाक होती हैं जो कुंवारी होती हैं। क्या मुंजा जो होता है वो सेक्सुअली भी एक्टिव होता है? नहीं, नॉट रियली, मतलब अच्छा, वो okay. कुछ भी कर सकता है, पर मैंने अभी तक इतना तो नहीं सुना कि वो ऐसा कुछ करता है। हमें उस फिल्म में तो कुछ ऐसा दिखाया गया था कि वो लगन 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 मतलब लगन करता रहता है, पर खैर वो हॉरर कॉमेडी था, वो कुछ और ही था, पता नहीं, समझ में नहीं उसका आया। रियलिटी से कोई वो नहीं, था। उसका रियलिटी से कोई लेना देना नहीं था मेरे हिसाब से। लेकिन क्योंकि जो कुंवारे लोगों की स्पिरिट होती है वो छोड़ती नहीं है जल्दी जल्दी, मतलब राइट। अगर उन्होंने पोजीशन कर लिया किसी के साथ तो ऐसा कहते हैं कि मैंने ये यहाँ तक भी सुना है कि मेहंदीपुर बालाजी ले जाकर भी वो स्पिरिट नहीं छोड़ती हैं। वो स्पिरिट वहां से वापस आ जाती हैं, फिर जब तुम वापस आओगे तो तुमको फिर से पोजेस कर लेंगी रास्ते में। ओके। और ऐसे मैंने 2-3 केस देखे हैं जहां पे ये हुआ है कि कुंवारे लोगों की स्पिरिट ने पोजेस कर लिया, और जब तक उनकी इच्छा पूरी नहीं होती, कौन सी इच्छाओं की बात हो रही है यहाँ पे? मान लो जैसे उनकी कोई इच्छा है शादी करने की, उदाहरण के तौर पे, और उन्होंने किसी कुंवारी लड़की को ही पोजेस कर लिया है, और वो स्पिरिट भी खुद कुंवारी है, तो जब तक इस लड़की की शादी नहीं होगी ये लड़की पोजेस होती रहेगी कंटिन्यू। जो मैंने आपको कोरियन एंटिटी के बारे में बताया ना, मोंगडाल गुइजन, जी जी, तो उस केस में भी सेम है। जो एंटिटी होती है, जो वर्जिन एंटिटी होती है, वो अपने माँ बाप को खासतौर पे बहुत ज्यादा हॉन्ट करती है क्यों? मरने के बाद, ताकि वो उनकी शादी कराए। तो कैसे तो भी जो है उसका जुगाड़ करे, कि उसकी शादी हो उस रेल में। और तो उसके बाद लोग बताते हैं कि कई माँ बाप क्या करते हैं कि कुछ शामन्स वगैरह बुलाते हैं, जो आई थिंक उन लोगों के तांत्रिक वगैरह होते हैं। उसके बाद समहाउ ये जुगाड़ किया जाता है कि किसी ढूंढी जाती कोई फीमेल वर्जिन, अगर कोई एंटिटी हो, स्पिरिट एंटिटी ढूंढी जाती है, स्पिरिट हो, आई एम सॉरी, स्पिरिट हो, जिससे उसकी शादी कराई जाए ताकि उसको वहां पे कुछ मिले, शांति वगैरह। खैर अपने यहाँ तो ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है कि आत्माओं के साथ शादी करा दो, ऐसा तो खैर बड़ा अजीब है। कोरिया में है कॉन्सेप्ट ये, और उसका अलग फेस्टिवल भी मनाया जाता है बाकायदा, शादी कराने का, ये शादी कराने का, पैरानॉर्मल शादियां कराने का। Okay. तो खैर ये भी एक कॉन्सेप्ट है। अगर बात करें ऐसे पैरानॉर्मल कॉन्सेप्ट्स की और एक फेस्टिवल की, तो हमारा क्लोज नेबर जो है चाइना में एक फेस्टिवल होता है जिसको जोंगयांगजी बोलते हैं। Okay. और ये बेसिकली एक घोस्ट फेस्टिवल होता है। और अर्श, इसमें ये बड़ा फैसिनेटिंग है ये, लेकिन हमारे कामाख्या देवी ऐसा नहीं है। वहां पे कोई सिद्धि इद्धि वाला कॉन्सेप्ट नहीं है। वहां पे बेसिकली मानते हैं कि एक ईगुई करके घोस्ट होता है, जो कि एक बड़े ही सेल्फिश, घटिया और भूखे इंसान का भूत होता है। okay. और जो कि इस फेस्टिवल के दिन, जोंगयांगजी के दिन, पूरे चाइना में भटकता है लाइक भूख में। उसको हद से ज्यादा भूख लगी। उसका जो डिपिक्शन में दिखाया गया ना, बड़े एकदम मोटे पेट के साथ, गोल पेट के साथ, और मुंह से हमेशा लार उसकी गिरती रहती है। तो इस टाइप का वो भूत बताया गया है। और अगर आप उसको खाना वाना नहीं देते तो मतलब वो फिर आपको जो है ना, वो आपके वो दरिद्रता का बेसिकली वो बन जाता है। नहीं तो आपके घर में हमेशा गरीबी रहती है। वो जाता है लोगों के घर में खाने, ऐसा वो भटकता है इस फेस्टिवल के दिन, वो पूरे दिन में भटकता है। और ये लोग कुछ खाना ना बना के घर के किसी कोने में रख देते हैं या ऐसा कुछ कर देते हैं। फेस्टिवल किस बात का, वो मतलब किस तरह से मनाते हैं वो लोग एक फेस्टिवल को? फेस्टिवल इसी तरीके से मनाया जाता है जैसे एक बड़ा, जैसे हमारे अभी श्राद्ध का महीना चलता है, वैसे ही चाइना में भी एक पर्टिकुलर पूरा महीना होता है जिसको
पितरों के ऊपर, क्या कह लो, घोस्ट के ऊपर डेडिकेट किया जाता है। अच्छा, वो तो घोस्टों के उनमें ऊपर से- करते हाँ, हैं तो उसका जो फिनाले होता है वो जोंगियांग होता है, जिस दिन जो है ना वो जैसे हैलोवीन इन लोगों का होता है, जी। तो उस दिन फिर सारे वो पहले दिन तो आप क्या करते हो, शुरुआती दिनों में अपने पितरों को देते हो खाना वाना, और बिल्कुल। आखिरी दिन जितने भी इस तरह की एंटिटीज होती हैं, उनको भूत दे प्रेत देते हैं, पिशाच डायन चुड़ैल, इन सब के खाने का भी जुगाड़ करते हो। ओके। ये उनका दिन होता है, और इसमें सबसे ज्यादा जो अहम माना जाता है उनका ये माना जाता है ईगुई, जो कि एक भूखा भूत होता है एक तरीके का, और यदि किसी ने नहीं दिया तो उनका परिवार वाले की उनका मौत फिर होगी। अनिष्ट होता है, उनके यहाँ गरीबी फैल जाती है, दरिद्रता फैल जाती है, वो जी। हमेशा भूखे रहते हैं। तो इस किस्म की उनकी मान्यताएं हैं। एंड वो पोजेस भी करता है, बाय द वे, ईगुई का जो भूत होता है तो पोजेस करता है। उसके बाद वहां पे ये भी होता है, खाने का वो कॉम्पिटिशन भी होता है कि फिर उसमें ये बड़ा अजीब है ना, ये जो कॉन्सेप्ट दिखा रहे, शायद मुझे ऐसा लगता है कहीं कहीं पे बहुत ज्यादा दिखा दिया है। अपने धर्म की भी बात है, कहीं पे भी तो कहीं कहीं पे बहुत ज्यादा दिखा देते हैं, कहीं पे एकदम मतलब जीरो कर देते हैं। जैसे आप ये बता रहे हैं, ठीक है, इस तरह से तो कोरियन में एक कॉन्सेप्ट होता है हेल बाउंड का, ठीक है, वो हम आपको बताते हैं। तो उसमें बेसिकली मैंने अपने एक दोस्त से ही सुना था, वो बहुत बड़ा फैन है ये कोरियन मूवीज का एंड ऑल का। तो एक मूवी आई थी हेल रेस करके, कुछ मूवी आई थी ऐसा करके। तो उसमें क्या होता है कि एक इंसान होता है, वो बिल्कुल मतलब एकदम नास्तिक टाइप का होता है, लोगों को मारता पीटता है ऐसा ऐसा करके। तो उसकी जो लार होती है, मतलब वो जो थूकता है जहां पर, वहां से नरक के दरवाजे खुल जाते हैं, ऐसा कहते हैं। ओके। तो वो थूकता थूकता वहां पे एक बड़ा सा गड्ढा हो जाता है, और उस गड्ढे में से, फिक्शन है पूरा, बट जब मैंने उसको पूछा क्या ऐसा पॉसिबल है मतलब वहां के कल्चर के हिसाब से, तो उन्होंने कहा कि वहां के जो मतलब बुरे शामन्स होते हैं वो ये काम करते हैं, वो मल त्याग करते हैं और बोलते हैं कि वहीं से जो बुरी एंटिटीज होंगी वो बाहर आएंगी। उनका ये मानना होता है कि मतलब वो मल त्याग, अजीब मानना है। हाँ, कि मतलब मल त्याग करा, अब वो ऑब्वियस है कि गंदी जगह से ही डीमंस बाहर आएंगे। तो उन्होंने मल त्याग करा, फिर वहां पर कोई रिचुअल करेंगे वो लोग, 7-8 लोग मिलके, और सबके हाथ में एक एक डोरी होती है, और वो उस डोरी को उन्हें अपने, बड़ा अजीब सा कॉन्सेप्ट है कि उन्हें अपने लिंग से बांधना होता है, और उसके बाद जो है वो एक जगह पे रख देना होता है। उनका कहना है कि वहां से फिर डीमन रात को जो है जागृत होता है, और जब वो लोग सुबह उठते हैं तो वो डीमन जो है अपना काम कर चुका होता है, जिस काम के लिए भी उनको बुलाया गया होता है, इस तरीके से। तो ये भी है कि शायद उनका ये मानना है कि वो नरक से किसी आत्माओं को बुला सकते हैं यहाँ पे लोगों के लिए अपना काम करवाने के लिए। I mean, जैसे हम लोग बात भी कर रहे थे पहले कि अब जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर कोई चाइनीज बंदा यहाँ आता है, ठीक है, और हम उसको दिखाने ले जाए पंजुरली देव का जो फेस्टिवल है साउथ में, अब उसको भूता कोला, अगर उसको वो अपने कल्चर में जाके डिफाइन करेगा तो आई एम प्रीटी श्योर वो उसको बड़ा वियर्ड, बड़ा अजीब, बड़ा वैसे ही बताएगा कि वो लोग वहां पे एक सुअर को भगवान मानते हैं और वो नाचता है आके जी और वगैरह। तो हर कल्चर में कुछ ऐसी चीजें हैं जो अगर आप बाहर से देखो तो बड़े फनी लगेंगी, इनसे पूछोगे तो उसके मायने बड़े अलग है। बिल्कुल। अभी फॉर एग्जांपल एक और एंटिटी है चाइना में जिसको बाज याओ गुई बोलते हैं। ओके। एंड बाज याओ बेसिकली वहां पे बोला जाता है एक केले के पेड़ को। तो ये एक ऐसी एंटिटी होती है जो कि केले के पेड़ में जो है निवास करती है। अभी केले का पेड़ अगर मैं आपको इस तरीके से सोचूं तो हम लोग तो हमारे यहाँ केले के पत्ते पे खाना वाना खाते हैं, बहुत पवित्र माना जाता है, बड़ा पवित्र माना जाता है। मुझे नहीं लगता यहाँ पे कभी कोई केले के पेड़ पे भूत की भी बात करेगा कोई। लेकिन वहां पे कल्चर है कि वहां पे जो ये बाज याओंग गुई जो एक है एंटिटी जो है केले के पत्ते में निवास करती है, ये बहुत ही खूबसूरत एक किस्म की देवी है और ये व्हाइट से फ्लोई से कपड़ों में रहती हैं। और ये अगर आपने इनको प्रसन्न कर दिया तो ये आपको कोई 2 विशेस भी ग्रांट करती हैं। अच्छा। तो उसमें अब कहीं वैसे नहीं, तो ये हॉरर कहाँ से हुआ? मतलब ये तो हॉरर एक तरीके से हॉरर इसलिए है क्योंकि अगर ये आपसे नाराज हो गई तो फिर ये मतलब फिर आपका रात इनका होता है। हाँ, फिर ये बेसिकली इनका रात कुछ ऐसा होता है कि ये आपके खाने में जहर मिला हुआ। अब जैसे मुझे लगता है वहां पे भी केले के पत्ते पे खाने का कल्चर है या केले की सब्जी कुछ बनाने का। तो एक जमाने में कुछ ऐसा था कि अगर इस देवी आपसे नाराज हुई तो आपके खाने में मतलब आपकी प्लेट में केले के पत्ते में जहर होगा। अच्छा। और आप उसको खा के तुरंत मर जाओगे। तो ये एक तरीके से उनके लिए खौफ भी है, लेकिन ये एक तरीके से इस तरीके से एक बून भी है कि लोग बताते हैं कि अगर आप एक महिला हैं और आप इस एंटिटी से जो है कुछ मांगती है विशेष, तो ये और
आमतौर पे ये विश होती है किसी बच्चे को लेके। ओके। तो ये आपको इन्हें ग्रांट विश ग्रांट करके एक केला देंगे आपको, और केले अगर आप सेवन करेंगे घर जाके तो फलेगा, फिर आपको फलेगा और आपको जी। मनचाही औलाद मिलेगी। तो खैर, जैसा मैं पहले भी बोलता आया हूँ कि अपने अपने कल्चर है, और उन कल्चरों पे बेस्ड लोगों का अपना अपना मानना है।